बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खरी बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाब। सैलाब कुदरती मार है या हमारी अपनी नाअहली या कुदरती निज़ाम के साथ हम खुद जो बिगाड़ पैदा करते जा रहे हैं, उस वजह से आज लाहौर हो, कराची हो, दोनों बारिशों के नज़र हो गए। पंजाब के खेत हों या सिंध के गांव हों, पानी में डूब गए। हज़ारों लोग बेघर, बहुत सारे लोग पानी की नज़र होकर अपनी जानें खो बैठे। जानवर, मवेशी, इंसान सब इस पानी, मुसीबत, सैलाब, बारिश के अताप का शिकार हैं। बारिशें तो हर साल आती हैं, मगर हम कोई सबक नहीं सीखते। वही बारिश आती है, फिर हम चीख पुकार, बयानात, मदद, सरकारी ऐलानात, बाहर से इमदाद, हम सब इमदाद के आसरे लोगों को डुबोने देते हैं, जहाँ डूब जाते हैं, जहाँ डुबोया जाता है। ये सबसे बड़ा एक अलमिया इस मुल्क का है, ख़ास करके सिंध और पंजाब की। इस मुसीबत के दौरान भी पानी के नाम पे सियासत, कभी डैम होते पंजाब कह रहा है कि जी ये मुसीबत ना आती, सिंध कह रहा है अलग मौक़िफ़, सबका अलग अलग मौक़िफ़ होकर मगर डूब रहा है पाकिस्तान। आज इस पे हम बात करेंगे खरी, और हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं एहसान लिगारी साहब, पानी के इशूज़ पे माहिर हैं, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के सिंध के मेंबर भी हैं। लिगारी साहब, आपकी मेहरबानी कि आज थैंक यू आपने भुट्टो साहब, थैंक यू वेरी खरी मच। बात के लिए शुक्रिया, वक्त निकाला। बहुत बहुत ये शुक्रिया। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब, बारिशें, गांव देहात, लोग दर बदर, ये पानी का जो निज़ाम है, ख़ास करके आप जिस इदारे से वाबस्ता है, दरिया निज़ाम जो है उसका बचाने के लिए एक इदारा है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, उसके आप सिंध से नुमाइंदे भी हैं। एक निज़ाम है दरिया का, मगर उसके बावजूद यही दरिया लोगों को डुबो रहा है, इसी पे सियासत भी हो रही है। क्या हमारी अपनी, आपके इदारे, पाकिस्तान के बाकी इदारों की गफलत है, या लोगों की गफलत है मुजरमाना, जिसकी वजह से हम खुद अपने आप को डुबो रहे हैं, जहाँ डुबोए जा रहे हैं, जहाँ हो क्या रहा है? बहुत अहम क्वेश्चन है। आई थिंक ये ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की पायदार तरक्की और हमारे नस्लों के फ्यूचर के हवाले से ये सवाल बहुत अहमियत रखता है कि हम उसको किस तरह से टेकल करते हैं। इदारती लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। वो ये है कि जितना पानी सरफेस आता है दरियाओं में, उसको 1991 अकार्ड के तहत बांटना होता है। फ्लड मैनेजमेंट स्पेसिफ़िकली वो एक जो सूबों के जो इदारे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, फेडरेशन में फेडरल फ्लड कमीशन बना हुआ है, और इन वे वापडा भी उस पर एक किरदार अदा करता है। अच्छा, दूसरा जो आपने बात कही वो मुझे डॉक्टर गिलब्रेट एफ वाइट 1945 की, वो बहुत बड़े जोग्राफिकर थे और बेसिक इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, माहौलियात के समझने के, ऐसे समझे कि बानी थे। उन्होंने 1945 में, वो उनका एक पोस्ट डॉक्टोरल थीसिस था अपना पीएचडी के लिए 1942 का। उन्होंने कहा मकसद एक सेंटेंस में ये है, सैलाब तो खुदा की तरफ से आते हैं,
लेकिन नुकसानात हम इंसान। आपने पानी बांटने की बात की, जब सरिश्ता है पानी बांटने का, जब ये सैलाब आता है बाहर से, जैसे इंडिया ने अभी पानी छोड़ दिया, ये भी क्या फिर चारों सूबों को उसी तरतीब से छोड़ा जाता है, सबको साथ डुबोने की प्लानिंग होती है, या कोई एक सूबा इसको नुकसान उठाने के लिए तैयार होता है? आप देखें, बुनियादी सब समझें, जब हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं, ये इंटीग्रेटेड है, मरबूत है। 5 दरिया पंजाब के, दरियाए सिंधु, फिर अ, दरियाए काबुल, ये सिस्टम जुड़े हुए हैं। हमने अब जब ये 1947 से पहले ये सिस्टम जुड़ा हुआ था, उससे 50 साल, 100 साल, 5000 साल पहले भी ये सिस्टम जुड़ा हुआ था। तो दरिया जो मुल्कों की बाउंड्रीज से बाउंड नहीं होते, वो कनेक्टेड हैं। जब पानी जहाँ पे भी ज़्यादा होगा, वो ढलवान की तरफ नीचे से आएगा। दूसरी ये कंडीशन है कि जब जितने हमें अब अंग्रेज़ बहादुर ने एक सिस्टम बैराजेस का बना के दिया। मगर हम उसी अंग्रेज़ों की जो सिस्टम है, ना तो उसकी हम सफाई करते हैं, ना उसके किनारे बंद करते हैं, उसके लिए अरबों रुपए की बजट भी होती है, मगर क्या वो हड़प हो जाती है? होता क्या है कि हम उस निज़ाम पे, अंग्रेज़ों के सिस्टम पे ही चल रहे हैं, नया निज़ाम क्यों नहीं बना सकते? जब अंग्रेज़ यहाँ पे नहीं आया था, उससे पहले यहाँ पे पहले जो क्या था? निज़ाम था वो कैसे चला जाता था, वो जैसे फीडरलिज्म से फिर इंडस्ट्रियलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर न्यो लिबरलिज्म, ये सारी चीज़ों पे हम नहीं जाते। हम आपका जो पहला सवाल है ना, उस पर दोबारा आ जाते हैं। अब ये है, 2 चीज़ें इसमें अहम है भुट्टो साहब। एक न्यू नॉर्मल किसी भी चीज़ का, आपको याद होगा आप बचपन में जब सावन लगने से 1 या 2 महीने पहले वालदा मोहतरमा कह देती, वालिद साहब को आप देख लें, छतों पे लेपा वगैरह आया है, परनाले वगैरह साफ़ किए हैं। ये सारा जो निज़ाम था वो एक्सपेक्टेशन था, एक नॉर्मल था उस वक्त की बारिशें होंगी, ज़्यादा भी होंगी, कम भी होंगी। इसी तरह से जब ये न्यू नॉर्मल का पहले तो 2008 की ये फाइनेंशियल रिसेशन के सामने आया, उसका मकसद है नई रवाजी आम हालत। हमने अगर पिछले 2010 से लेके अब तक देखें, 2010, 2014, 2017, 2011, 2012, 2020, 2022, 2025, तो जो रेनफॉल है और फ्लड्स है, उनकी इंटेंसिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी तब्दील हो गई। ये हमारा न्यू नॉर्मल है। अब इस तरह से फ्लड्स आते रहेंगे और पानी बढ़ता रहेगा। हम जो ये अब कह रहे हैं कि भाई पानी डुबो रहा है, फ्लड प्लेन, दरिया का अपना पेट, अगर कहीं पे समझें 6 माइल था, उसको हमने 1 माइल कर दिया। उस एक मेल करने की वजह भी दरिया के किनारे कच्चे की जो आबादियाँ हैं, लोगों को आबाद करने पे हमें जो मालूम है कि ये आबाद जो करें लोगों को, तो यही नुकसान करेगा। तो फिर ये हम सरकार सिस्टम कच्चे पे लोगों को आबाद करके, उनके गांव देहात बना के, इसको सिकुड़ते हुए एक दरिया को नदी में क्यों तब्दील करते जा रहे हैं? अच्छा, ये है, हमने दरियाओं को कैनाल्स में तब्दील कैनाल कर में दिए। तब्दील कर दिया। अब अर्ज़ ये है कि ये यानी जितना आप फ्लड प्लेन को सुकेड़ेंगे, उतना आपके पास फ्लड ज़्यादा आएगा। बैराज, एक बैराज की जितनी कैपेसिटी होगी, वो नीचे पानी छोड़ेगी। अब देखें, दूसरा ये है कि इंडिया ने पानी छोड़ा, और डैम की डिबेट जो चल रही है, इंडिया ने पानी छोड़ा, लेकिन इंडिया के अपने डैम्स भर गए थे और ढलवान पे पानी नीचे आना था। बस एक उनकी बहुत बड़ी कोताही है, जिसको हम फंडामेंटल, उन्होंने एक जो एरोगेंस दिखाई थी इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल के, और उसके तहत इंडस कमीशन बने हुए हैं, दोनों ममालिक तबादला करते हैं इंफॉर्मेशंस का। अभी उन्होंने तबादला किया इंफॉर्मेशन का, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल से, उससे नहीं किया, सिस्टम से नहीं दिया, सिस्टम से नहीं किया। उस अब देखें, मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि बेसिन को दुश्मन हो या दोस्त हो, आपका जो जिसमें ट्रांसबाउंडरी आपकी रिवर जा रही, सबसे बात करना पड़ेगी। अब हिमाचल प्रदेश, जम्मू और इंडियन पंजाब में भी इससे ज़्यादा तबाही हुई है। इसका मकसद क्या है? जब तबाही वहाँ पे भी हुई है, हमारे भी यहाँ हुई है, तो क्या करना चाहिए? समझ बैठ के, जंगें भी होती हैं, हम अपना वो चीज़ जो मौक़िफ़ है वो भी रखेंगे,
लेकिन बेसिन को इस न्यू नॉर्मल के हवाले से नए तरीके से सोचना होगा, अपने लोगों को बचाना होगा। फ्लड प्लेन्स पे हमने जो इंक्रोचमेंट की है, गुज्जो नाला यहाँ देखें कराची का 100 फुट से 15 फुट हो गया। नाला लई आप देखें कहाँ का, पिंडी का, वो उसको हमने कम कर दिया। चाइना कटिंग कर ली, घर हाँ, बना ली, हाँ, आबादियाँ बन गई। हाँ। और जब हमने इंडिया को 1960 में 3 दरिया लिख के दे दिए, रावी हमने लिख के दे दिया। किसने लिख के दिया? सर कसूर किसका है? सर ये उस वक्त आप देखें 1 यूनिट था और जनरल आयूब थे, कोई डेमोक्रेटिक या सूबों की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं थी। और इस वजह से हमने ये समझा कि इंडिया भी कहता है कि इंडस पैसिफिक ट्रीटी में हमें नुकसान हुआ है, हम भी कहते हैं हमें नुकसान हुआ है, फिर ये भी कहते हैं कि सबसे कामयाब है। लेकिन दरिया बांटे दिए नहीं जाते, शेयर किए जाते हैं। उससे क्या हुआ, अब जब रावी में हमने ये समझा कि रावी से तो हमने पानी उनको दे दिया, उन्होंने अपने डैम्स बना लिए, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि जब भी फ्लड का पानी आएगा हम नीचे छोड़ेंगे। अगर फ्लड का पानी नहीं आएगा, उनके गंदे नालों के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो पानी आएगा हम छोड़ेंगे। जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है भुट्टो साहब, आपकी नब्ज़ पे हाथ होता है इन चीज़ों पे। आप देखेंगे कि पिछले 3 दहाइयों में रियल एस्टेट ने बड़ा बूस्ट किया है, उसमें बड़ा पैसा है और इस वजह से ज़मीन, पैसे की खातिर ज़मीन की, दरिया की हो, हाँ, बच्चे वो की, ज़मीन बेच दे के के हमारी घर ज़बान लड़क जाती है। तो हमें अब इट इज़ नॉट टू लेट, अपने नस्लों के लिए हमें सोचना पड़ेगा। दरिया का जो प्लेन है उसको ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, जिससे पानी को रास्ता देना पड़ेगा। पानी के रास्ते की बात करते हैं, वो डैमों की हम बात कर रहे हैं कि जी कालाबाग डैम, थल केनाल, फिला केनाल पंजाब में बनने की बात करती है, बात होती है। मगर कराची जो पानी नायाब टैंकर से आप पीने का पानी खरीद रहे हैं, क्या कराची के आसपास डैम बनाने का कोई मंसूबा क्यों नहीं है? कोई ऐसा आपके इदारा जो निज़ाम है दरियाए सिंध का, तो निज़ाम है दरियाए सिंध का, क्या उसके पास भी कोई ऐसी पॉलिसी है या सिर्फ एक ही सूबे के लिए पॉलिसी है, छोटे डैमों की चार बात बहुत हो रही अहम है बातें नहीं की कराची का, हम थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बहस कर लेते हैं। कराची में इस वक्त जो पानी की डिमांड है और सप्लाई में 50% का फ़र्क है। यानी अगर 1200 मांग रहे हैं कि 600 मिलियन गैलन फीट अवेलेबल है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हर अल्टरनेट डे को अगर हम किसी को पानी दें, हर अल्टरनेट डे को, तो 24 घंटे एक के पास पानी होगा, फिर 24 घंटे नहीं होगा, फिर 24 घंटे उनके पास अब वो होगा। दूसरा, फिर भी वो पानी टैंकर कैसा पे मिल रहा है अगर उसको? पानी ला रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं? तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फॉल्ट है। हमारे यहाँ 60% से ऊपर अगर लीकेज पानी मौजूद है, सिस्टम खराब है। सिस्टम की लीकेज है। हमें अच्छा, इससे ज़्यादा भी अहम चीज़ है, हमें सोचना पड़ेगा भुट्टो साहब, हमें केनाल का पानी जो कींजर यानी दरिया सिंध से केबी फीडर से कींजर में आया, कींजर से कराची वहाँ से हम तक पहुँचा। 85% ऑफ टोटल सप्लाईज सिंधु से आती है कराची में अब, और हब से 11 से 15% वहाँ से आता है। अच्छा, हमें रिवर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगी, जैसे इस तरह से अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी उसका इफ्तिताह किया था। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ग्रीन बिल्डिंग कोड्स का इफ्तिताह किया है, और उसके अलावा रीयूज़, रिकवर एंड रिचार्ज की चीज़ें करना पड़ेंगी। हमें सोचना पड़ेगा, पानी ज़िंदगी है, ये पानी सिर्फ हमारा भी नहीं, हमारे आइंदा नस्लों का भी है। तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। चीज़ें हैं, आसानियाँ हैं, और हम इस पे काबू पा सकते हैं। इरसा जो पानी का दरिया निज़ाम का जो निज़ाम है, इदारे निज़ाम दरिया सिंध इरसा, वो इस सारे सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या कर रहा है, या वही 92 के वायदे के तहत चलता रहेगा, या कोई मज़ीद इसमें तरमीमी को पॉलिसी मौजूद है कि निज़ाम बेहतर हो सके, कि पूरे पाकिस्तान में पानी की जो तकसीम है वो बुनियादी तौर पे सबको मिल सके, या ये जो आवाज़ शोर है वो ख़त्म हो सके? ये बहुत अहम सवाल है। इरसा बनाया ही 1991 अकार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया था। उसमें सिंध और छोटों सूबों का ये हमेशा वो रहा है कि उनके जो हुकूक हैं वो उनको अच्छी तरह से नहीं मिलते। लेकिन रेगुलेटरी अदारा है
जिसको चारों सूबों में पानी तकसीम करना है। सिंध का मौक़िफ़ ये है, जो अभी भी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और सिंध के अवाम का, कि 1991 अकॉर्ड के मुताबिक जो पानी दिया गया था वो मिलना चाहिए। और जो बेहतरी ला सकते हैं, जिस पे कोशिश भी हो रही है, एक तो पानी की नाप तोल या मींस मेजरमेंट सिस्टम, जिसको टेलीमेट्री सिस्टम हम कहते हैं, वो सूबों के साथ इरसा कर रहा है। लेकिन उसमें कंडीशन भी ये है कि सूबों के साथ जब तक कॉन्सेंसस नहीं होगा तब तक वो सिस्टम कामयाब नहीं हो सकता। एक तो ये है, वो अंग्रेज़ी में कहावत है ना मैनेजमेंट की, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज। जो जो चीज़ आप नाप तोल नहीं कर सकते उसके इंतज़ाम कारी आपसे नहीं हो सकती। जो हमारा सबसे बड़ा भुगतान है, हम पंजाब हो, सिंध हो या कोई भी सूबा हो, अच्छी तरह से पानी नहीं नापता और न ही इरसा या वापडा या जो रेगुलर अथॉरिटीज़ या इदारे हैं उनमें ये कैपेसिटी आई है। आस्ता आस्ता वो बढ़ रही है। दुनिया जदीद हो गई, दुनिया आगे बढ़ गई, अभी भी आप कह रहे हैं कि नाप तोल का वो जो निज़ाम है, वो जो सरिश्ता है, वो अभी तक वो बेहतर नहीं हो सका, फिर हम अभी भी माजी में खड़े हैं। नहीं, मैं माजी से बहुत बेहतर है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये डॉक्टर वाटसन थे उस दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, वो उनके साथ एक डिस्कशन हुई थी, उन्होंने बताया, उनकी एनालिसिस थी कि सिंध, पंजाब और ये सूबे जो आज से 30 इयर्स, उनका बड़ा एनालिसिस था, तो उन्होंने बताया तो काफ़ी बेहतर हुआ है। आपको ऑनलाइन डिजिटाइज मैप मिल जाते हैं, पानी के फ्लोज़ मिल जाते हैं। लेकिन जो भुट्टो साहब सबसे अहम बात है भाई, ये जो पानी जो सही नहीं नापा जाता उसको फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा बड़े आदमी का होता है, पावरफुल, वो किसी भी सूबे का हो। इसका मकसद है, प्रो पुअर सिस्टम है ही वो जो आप नाप सकें। और जो बदीन के टेल में, कड्ढन में बैठा हुआ है, मुबारकपुर में बैठा हुआ है, जोही में बैठा हुआ है, सिंध के हवाले से इधर सा पंजाब में आप जाएँ शर्किया के और बावल की टेल्स में, तो इस तरह से, या बलूचिस्तान का पूरा सिस्टम देखें, टेल्स में हमेशा जो गैर आबादियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं में पानी ज़्यादा लिया जाता पानी है। कहीं ज़्यादा आता है, कम। ख़ास करके जब भारत की बात करें तो भारत का जो रहा है हमेशा, उनकी शेयरिंग, उनका डेटा पानी का जब वो छोड़ते हैं, जब हमारे पास नुकसान होता है, उसका सही डेटा हमारे पास इरसा के पास भी होता ही नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें कि जो इरसा के पास जो डेटा मैनेजमेंट के वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो दो तरह के हैं। इरसा के पास एक तो इंटरनल सिस्टम है, जो जितना पानी कहाँ पे, कितनी रेम स्टेशंस पे कौन सा आ रहा है, वो एक वापडा देता है, जैसे तरबेला, मंगला, चश्मा, और दूसरा सूबे देते हैं एक। दूसरा जो भारत से रेगुलेटरी सिस्टम था, वो जो दोनों ममालिक में इंडस रिवर कमीशन बनी हुई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में है, उसमें डेटा वो आता है। ये डेटा अबेंस में हो गया है, जब तक वो नहीं कर रहे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान उसमें इंटरनेशनली जितने रिसोर्सेज जीआईएस के और अवेलेबल हैं, तो उससे वो डेटा जनरेट करती है। फिर पीएमडी, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फीडर फ्लड डिवीजन और वापडा, उसका वो सिंक्रोनाइज हो करके इरसाक के पास पहुंचता है, सूबों से भी लेके। और सुबह 6 बजे, अर्ली मॉर्निंग एट 6 AM, ये जो डेटा है हर सूबे और हर जगह पे अवेलेबल होता है। अब तो आप वेबसाइट पे भी दे सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरियाँ आई हैं, लेकिन वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। वो ये है कि हम सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर और कंट्रोल्ड सिस्टम से चलते रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई पानी सैलाब आ रहा है, बंद को ऊपर कर दो और ऊपर कर दो और ऊपर कर दो। जब ये कंट्रोल सिस्टम पे अब दुनिया की तहकीक देखेंगे, वो कहेंगे कहीं से अगर टूटेगा कंट्रोल सिस्टम तो उसका नुकसान बड़ा होता। तो इसके लिए ज़रूरी है, जब सैलाब आना लगे तो उसका रास्ता दे दें। जब वो उतर जाए, मिसिसिपी का मॉडल है, ताइवान का मॉडल है, थाईलैंड चले जाएं, चलो उनको तो छोड़े, हमारा भाई बांग्लादेश है, उनको देखें उन्होंने किस तरह से किया है। उनकी तो डेल्टा तो हमसे 10 गुना बड़ी है, उनके पास पानी के जो आने का या ड्राउट का हमसे बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटे छोटे मॉडल्स हैं जो कॉमन सेंस से और लोगों के साथ बना के चलाया जाए, जो बैठे हुए हैं। अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए, टॉप डाउन नहीं होगा। जब लोकल नाथो खान लुंड कह रहा था कि भाई ये जो आप LBOD बना रहे हैं, दिस इज़ दी अगेंस्ट
दी विंड कॉरिडोर जो उसको पानी को लेके जाता, तो वो सिंपल प्राइमरी टीचर जो वहाँ पे नेचर में पला बड़ा हुआ था। लेकिन हम इंजीनियर्स ने समझा हमारी बात सही है, और हिस्ट्री ने साबित किया था कि वो सही था, हम गलत थे। कंट्रोल किस्म का पानी का जो निज़ाम है, उस वजह से सैलाब जो आ रहा है उसको हम सही रास्ते, सही गुज़रगाहे नहीं देते। एहसान लिगारी हमारे साथ मौजूद हैं, इरसा के मेंबर हैं, उनसे बहुत सारी खरी बातें करेंगे मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले एहसान लिगारी, इरसा के मेंबर सिंध के, उनके साथ पानी की तकसीम, डैम्स और इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर बड़ी अहम खरी बात हमारी हो रही थी। लिगारी साहब, ब्रेक से पहले जैसे कि हम पानी की तकसीम पे बात कर रहे थे, अक्सर पानी की तकसीम जो होती है उस पर सिंध और बलूचिस्तान अक्सर पंजाब पे पानी का चोरी का इल्ज़ाम लगाते रहे। जब सैलाब आता है तो उस वक्त फिर चोरी का इल्ज़ाम भी पंजाब पे नहीं लगता, फिर कहते जी पंजाब हमें डुबो रहा है। कभी डुबोने का इल्ज़ाम, कभी चोरी का इल्ज़ाम, सिर्फ पंजाब पे ही इल्ज़ाम क्यों सिंध और बलूचिस्तान लगाता है? मेरे ख्याल में डुबोने का तो इल्ज़ाम कभी भी सिंध ने पंजाब पे नहीं लगाया। इट्स वेरी क्लियर। उसमें हमें किसी भी उसको जो हिस्टोरिकल हमें ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलते, लेकिन हम बात ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, चोरी से ज़्यादा जो सबसे अहम बात ये होती है जो सिंध करता रहा है, इसमें पांच अहम बातें हैं जो सिंध वफाक से और सूबे पंजाब से करता रहा है कि 1991 का जो अकार्ड है उसमें जो जिस सूबे का हक है वो उसका दिया जाए। तो जैसे 3 टियर फार्मूला का मसला है, उस पर सिंध कहता है जो 91 अकार्ड बन गया तो हमें उस तरह से पानी दिया जाए। फिर जैसे शिक 7 है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई डेल्टा को एक मखसूस पानी चला देना है, जिस पे स्टडीज़ 2005 में पूरी हो चुकी हैं। उसमें दो चीज़ें सामने आई थी। एक स्टडीज़ ने कहा था कि 25 मिलियन एकड़ फीट 5 साल में एक दफ़ा जाना चाहिए, यानी उसका एवरेज 5 मिलियन एकड़ फीट हो गया। दूसरा ये हुआ कि 5000 क्यूसिक हमा वक्त 24/7 पूरा साल पानी डेल्टा में जाना चाहिए, जो उसकी बायोडाइवर्सिटी को कायम रखेगा। वो उस स्टडी को भी काफ़ी टाइम हो गया है, हम अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। ये दूसरी चीज़ है जो ऐसा से हुकूमत सिंध मांगता है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो जो सिस्टम है, दो चीज़ें हैं। जब वो 3 टियर फार्मूला पे पंजाब इस पे इसलिए कहता है कि भाई हिस्टोरिकल यूजेस पे हम जाएंगे क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है, पानी है नहीं, शॉर्टेज है, तो अमूमन शॉर्टेज होती है ना अर्ली खरीफ में, तो हम इसलिए 3 टियर कर लें, हिस्टोरिकल यूजेस पे जा रहे हैं। लेकिन जब नए कैनाल बनाने की बात आती है तो हुकूमत पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये कहती है कि भाई पानी सरप्लस है। असल मसला ये है जो न्यू नॉर्मल की मैं बात कर रहा था, जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया, वो ये है कि हमें सोचना चाहिए कि डेल्टा सिर्फ सिंध का नहीं है, पाकिस्तान का डेल्टा है। और जब डेल्टा बचता है तो कराची और ये सारे शहर बचते हैं। और डेल्टा की वजह से आप ये किस तरह से हो सकता है कि एक सिस्टम हो, दरिया जिस तरह इंसान का सिस्टम है ऐसे दरिया के अल्लाह ने सिस्टम बनाए, एक इसकी बिगनिंग है, एक उसका माउथ है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। अगर डेल्टा ख़त्म हो जाएगा, दरिया जो दुनिया में ख़त्म हो गए, वो उसका बुनियाद ये है। डेल्टा, आप दरिया की बात कर रहे हैं, इंडस रिवर की बात कर रहे हैं, उसको तो हम हाथ से लेके कचरा, कुंडी, गंदगी, पानी, नाला, हर चीज़ उसको डालकर उसको सुकड़ते सुकड़ते एक आस्ता छोटा नाला बना के उसके ऊपर आबादियाँ आबादियाँ बनाते जा रहे हैं। उसका पूरा बर्बाद करने के ऊपर हम तुले में, जैसे लाहौर सब जगह से आपने देखा अभी जो बर्बादी हुई, आपने कराची की बात की, क्या आने वाले वक्त में मज़ीद कितना हम अपने दरिया को, अपने इंडस को, डेल्टा को बर्बाद करेंगे। उसकी मछली, पल्लो, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। इस बर्बादी का ज़म्मा, ठेका किससे लिया था? डॉक्टर साहब, भुट्टो साहब, बहुत अहम बात आपने की है। क्वालिटी, मयार,
प्लास्टिक पॉल्यूशन इंडस दरियाए सिंध में ऊपर से लेके नीचे तक सारी दुनियाओं के दरियाओं में प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से दूसरा नंबर गंदा तरीन दरिया है। हम किस तरह से ये हम अपने जीदान को जो ज़िंदगी अल्लाह की तवासुत से हमें देने वाला है उसमें अपनी जहर कैसे डाल सकते हैं? क्या कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है जो इस इंडस के ऊपर कचरा, गंद, फैक्ट्रियों का मलबा, आप पूरा पंजाब से लेके सिंध तक जहाँ जहाँ दरिया के ऊपर आबाद शहर हैं, तो सारी गंदगी दरिया के ऊपर हम दरिया के अंदर डालते हुए जा रहे हैं? कोई इदारा इस पे काम कर रहा है, या वो भी सिर्फ करप्शन बदनवानी? नहीं, असल मसला है ये, इसमें देखें जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट की फेडरल की मरकज़ की भी मिनिस्ट्री है। हमारे चारों सूबों मिनिस्ट्री में में तो करप्शन, पैसा नहीं, पैसा यानी दे दो, सब कुछ ले लो, दरिया को बर्बाद करो, मुल्क को बर्बाद करो, जिसको चाहे बर्बाद कर लो। मेरे ख्याल में करप्शन जो है ना, फाइनेंशियल करप्शन, वो मैं कहता हूँ टाइनी पार्ट है। पूरी करप्शन का टाइनी पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल करप्शन। उससे बड़ी करप्शन है प्लानिंग की, उसकी बड़ी करप्शन। हाँ, भी करप्ट हो गए। हम ये नहीं सोचते कि जो दरिया या अपना घर, हम अपने घर का सफाई करके जो सामने गटर होता है उसमें मिट्टी डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, जब फ्लड आती है या बारिश हो जाती है, हम म्यूनसिपल वालों पे आवाज़ें कसना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे ये उबल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट, वाटर क्वालिटी, जैसे सिंधी में कहते कच्चे पैरी थे, पहले जमात से एजुकेशन के करिकुलम में जाना चाहिए। ये हमारे मौलवी हजरात के खुतबे में ये बात होनी चाहिए। ये हमारे असातिज़ा को स्कूलों में बतानी चाहिए, जिस तरह से कौमों को करैक्टर बनता है। और ये आपने बहुत अहम सवाल किया है, ये क्वालिटी का जो आप देखें, सिंध का 80% ग्राउंड वाटर जो है वो ब्रेकिश या सलाइन है। यानी रूरल सिंध या अर्बन सिंध, कराची से लेके सखर, बदीन, इवन लाड़काना, उसमें भी म्यूनसिपल या उसका पानी हम पीते हैं, ये अपना कैनाल्स का। और अगर वही कंटामिनेटेड है, आप बदीन, ठट्ठा और सिजावल, इन इलाकों के हालात क्यों ख़राब हैं, ये अपना जो वाटर बाउंड डिजीज़ हैं वो क्यों ज़्यादा हैं, ये हेपाटाइटिस और इस तरह से वो, इसलिए स्टंटिंग है। हमारे 50% बच्चे जो है अपना, उनका कद उनके उम्र से हिसाब से नहीं बढ़ता, जो अल्टीमेटली उनकी जहानत पे असर डालता है। ये सारी चीज़ें पानी की क्वालिटी के साथ लिंक्ड है, जिसको हमने भुला के बैठा हुआ है। और दूसरे 2022 से मलेरिया कितनी बड़ी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करना है। कोई डिटेरेंस लेवल हमें पैदा करनी है। जो प्लानिंग है, छोटे से छोटे यूसी से शुरू करें, उनके लोगों को आपस में बिठाएं। जो चेंजेस है, जो करप्शन लेवल की या जो डिटेरेंस लेवल है, वो टॉप से। हमारी हाइब्रिड सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी जंग जीती है इंडिया के ख़िलाफ़, मुत्तहद होकर पूरी कौम साथ बैठ के। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुक्मरान हैं साथ में बैठें और एक लकीर निकाल लें, यार ये डिटरेंस लेवल है, ये जो 30% 40% इनको रिड्यूस करके 5-6% तक ले आएँ और क्वालिटी दें। और ब्रिक और मार्टर हल नहीं है। लेकिन साहब, हमारे साथ इस्लामाबाद से ज़ैनब नहीम मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ैनब नहीम, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़, और माहौलियात पर PhD कर चुकी हैं। ज़ैनब साहब, आपकी मेहरबानी, आपने खरी बात में वक्त दिया। ज़ैनब साहबा, ये माहौलियात के हवाले से आप एक्सपर्ट भी हैं, आपने PhD भी की है। इस वक्त सिंध भी डूब रहा है, पंजाब भी डूब रहा है। ये हो क्या रहा है कि हम हर साल सैलाब में डूब रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, सरकारी ऐलानात, ये हो क्या रहा है? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। क्लाइमेट चेंज जो कि चंद ममालिक ने, 7-8 ममालिक ने मिलके जो आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं उनका बैलेंस आउट कर दिया अनचेक ग्रोथ की वजह से। और उसके बाद वो एमिशंस इतनी ज़्यादा पीक कर गई कि उससे हमारे जैसे ममालिक जो हैं वो अफेक्ट होने शुरू हो गए, हालांकि हमारी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी। तो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया था, जो कि साइंटिस्ट का पैनल
पैनल है पूरी दुनिया से, उन्होंने उसमें तहकीक की थी कि पाकिस्तान, साउथ एशिया का पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है, जहां पे मानसून का पैटर्न चेंज हो जाएगा और बारिशें शदीद हुआ करेंगी, और उन इलाकों में भी हो सकती हैं जहां कभी बारिशें इतनी नहीं होती थी। तो सैलाब और ये समंदर का पानी ऊपर होना, ज़रात को नुकसान, और ये सारी गर्मी का बढ़ना, सर्दी की शिद्दत इख्तियार कर जाना, ये सब उसमें बताया गया है। अभी जो हम देख रहे हैं इस दफा, हमने देखा कि मानसून का पैटर्न जरा जल्दी शुरू हो गया मुल्क में, और उसके बाद से बारिशें, क्लाउड बर्स्ट आम हो गए, और ग्लेशियाई झीलें फटना शुरू आप हो गई हैं एक के जैनब बाद एक। साहबा, आप कह रही हैं जी कि जो हमारे बादल हैं वो फट रहे हैं और बादल बरस रहे हैं फट कर, इसकी क्या वजह है? इसकी कुदरती आफत है या हमारी सब अपनी गफलत है या हुकूमती गफलत है? देखिए, ये जो बादल का फटना है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। वो इसलिए होता है कि जब आपके किसी इलाके में टेम्परेचर जो है या गर्मी ज्यादा पड़ना शुरू हो जाए और उसमें नमी होती है, तो वो जो नमी वाली गर्म हवा होती है वो अचानक ऊपर उठती है, और ऊपर मौजूद ठंडी हवा से जब टकराती है तो अचानक बादल छोटे रेडियस के इलाके में फट जाते हैं, और उससे 100 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश 1 से 2 घंटे में हो जाना, उसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं या बादल का फटना कहते हैं। इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है। लेकिन उससे जो जमीन पे तबाही आती है, यानी कि अचानक सैलाबी रेले पहाड़ से नीचे आ गए, तो वो इसलिए अचानक नीचे आए कि पहाड़ों पे जंगलात ही नहीं है, पत्थर जो है वो बड़े बड़े आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड लेक फट रही है, क्योंकि वहां हमने जंगल ही नहीं छोड़े। ग्लेशियर साथ पिघल के नीचे आ रहे हैं क्योंकि वहां पे जंगलात ही नहीं है, वहां गर्मी बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है। तो और फिर हमने आगे दरियाओं के ऊपर घर बनाए हुए हैं। तो क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन आगे हमारी अपनी मिस गवर्नेंस भी है। ज़ैनब साहिबा, आप कह रही हैं कि हमारी अपनी कोताही मौजूद है। जब ये सैलाब बारिशों में इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, मगर उसके बावजूद हुकूमत कहती है कि ये कुदरती आफत है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, माहौलियात सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है। तो आप कह रही हैं कि जी ये हम सब की अपनी हुकूमत की सबकी नाअहली है, फिर ये कुदरत के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाकर हम कहते हैं सब अल्लाह ने कर दिया, अब अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये कब तक हम कुदरत के ऊपर भी कहेंगे जी सब अल्लाह ने कर दिया? देखिए, पहली बात ये कि जो मौसमियाती तब्दीली है या क्लाइमेट चेंज, ये कुदरती नहीं है, इसमें इंसानी गलतियां ही शामिल हैं। ये कोई कुदरती आफत इसको आप कहना भी गलत है, ये इंसानी एक्टिविटीज की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरी बात ये कि देखिए, हुकूमत भी जानती है, मैंने बयानात भी सुने कि हमें दरियाओं पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, हमें जो है ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर तो ये चीज उनको रियलाइज हो गई है तो इसका मतलब है कि वो सही सिमत में फैसले लेना शुरू कर देंगे। लेकिन ये दहाइयों की मिस प्लानिंग है जिसको अचानक ठीक करना भी हम जो है ना वो रियलिस्टिक हम एक्सपेक्टेशन नहीं होगी अगर हम ये सोचें कि ये चंद दिनों में या चंद महीनों में ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज करने की जरूरत है मुल्क में, पूरे मुल्क में क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लानिंग की जरूरत है। आपका क्लाइमेट चेंज डोमेस्टिक फंड होना चाहिए ताकि इस किस्म की आफात से लड़ने के लिए आपके पास डोमेस्टिक रिसोर्सेज मौजूद हों जिससे आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। आवाम में आगाही दें, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये सैलाब तो आते जाते रहते हैं, इससे कोई लेना देना है। तो आगाही और साइंस को पॉलिसी से लिंक करने की अशद जरूरत है इस वक्त, ताकि हमारी पॉलिसी जो है वो साइंटिफिकली साउंड। अक्सर पंजाब से आवाज़ें आ रही हैं कि जी डैम होते तो ये तबाही नहीं होती। आप कह रही हैं कि ये माहौलियात का जो बिगाड़ है, हमने हाथ से दरियाओं के ऊपर जंगला सब कुछ काट के दरियाओं को नदी नाले में तब्दील करके कैनाल बना दिया, सब कुछ उस वजह से हुआ। तो फिर एहसान लगारी साहब भी आपसे पहले यही बात कर रहे थे, मगर वहाँ डैमों की बात हो रही है कि जी पंजाब में डैम होते तो ये तबाही ना होती। तो देखिए, जो डैम्स की डिबेट है ना, वो दो फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। अगेन, साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट करना होता है। डैम हमें पाकिस्तान की जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत कम है। इंडिया की बहुत अच्छी है, चाइना की बहुत अच्छी है, बाकी ममालिक की अच्छी है। उस हिसाब से आपको एक बड़े डैम की जरूरत है। लेकिन जिस जगह पे डैम बनाने पर कंसेंसस है वो नॉर्थ में है, और नॉर्थ में अगर डैम बनता है तो वहां पे जो ग्लेशियाई झीलों के फटने से या वहां जो क्लाउड बर्स्ट से जो पानी जाया होता है वो आप बचा सकते हैं। लेकिन पंजाब क्योंकि मैदानी इलाका है, पंजाब में बड़ा डैम बनाना मुश्किल है, लेकिन साउथ पंजाब में
में जो चेक डैम है, जो रोतकोई के इलाके में आप बना सकते हैं, जो पहाड़ों से सैलाबी रेले नीचे आते हैं, उसके पानी को आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे रिटेंशन डैम या स्टोरेज डैम होते हैं छोटे, जिससे आप अंडरग्राउंड या ग्राउंड वाटर, जो जेर जमीन पानी के जखीरे हैं, उनको आप रिचार्ज कर सकते हैं, वो बन सकते हैं और वो होने चाहिए। वरना इतना पानी जाया हो जाता है। और आपको ये भी वक्त दो बिल्कुल नहीं है, कहत और ड्राउट। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स से निपटने के लिए जरूरी है कि आप डैम के साथ साथ फ्लड जोन, फ्लड प्लेन जोनिंग और ये प्रोटेक्शन और ये बाकी मेजर्स भी लें अडेप्टेशन के, ताकि ये साथ साथ अच्छे मेजर्स लिए जाएं। पंजाब से कुछ लोग ये आवाज़ें मार रहे थे कि जी कालाबाग डैम होना चाहिए, थल कैनाल होना चाहिए, आपने कहा तो वो ये डैम होने नहीं चाहिए, फिर ये जिद क्यों है? सूबों से अकाउंटेबिलिटी लें। पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, पानी चोरी, आबियाना सिस्टम, मॉनिटरिंग, ये पानी की एक्सेस, इस सब पे सूबों को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। फिर जाके जो है ना ये झगड़े मायने खेज भी हो सकते हैं और इसकी अहमियत भी रखी जा सकती है कि आप क्यों लड़ रहे हैं, हमने तो इतना पानी इस्तेमाल किया, इसको इतना सेव किया। तो मेरे ख्याल से ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बहुत मैटर करता है। जहां पे आप डैम्स की बात करें वहां पे ये भी होना जरूरी है। बड़ी अहम बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। करी बात में एहसान लगारी साहब के साथ बात पानी, सैलाब, पानी की तकसीम के हवाले से बड़ी अहम हो रही थी। लगारी साहब, हम ब्रेक से पहले पानी की तकसीम के हवाले से बात कर रहे थे, सैलाब, मुसीबतें। पाकिस्तान में आने वाले 10 साल में क्या हकमत अमली, क्या पॉलिसी सिस्टम आपकी अथॉरिटी, बाकी इदारे बना रहे हैं कि सैलाब से हम बच सकें, या यही हर साल रोना सैलाब डूब गए, मर गए, खप गए? इसमें सबसे पहली अहम चीज़ है जो लैंड यूज़ प्लानिंग, जो हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको बिल्कुल सीधा कर दें और जोनिंग करें, फ्लड जोनिंग करें। तीसरी ये बात है कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, लोगों को साथ बैठ के हमें चीज़ें बनानी चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि जो सारे शहर हैं ना, उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रेनेज और स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम बनाए। पांचवी ये चीज़ है रीयूज़, पानी को वाटर मैनेजमेंट प्लान क्या होगा? वाटर मैनेजमेंट, जो शहरों का जो वाटर मैनेजमेंट प्लान है वो इंटीग्रेटेड होगा। छठी चीज़ जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको रेगुलर डेवलपमेंट के साथ हम लिंक करें। जो हमने एडाप्टेशन, नेशनल एडाप्टेशन प्लान बनाया हुआ है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई हुई है, सिंध वाटर पॉलिसी बनी हुई है, मरकज़ी वाटर पॉलिसी बनी हुई, सारी पॉलिसियाँ सिर्फ पॉलिसी होगी, वो उसको ओपन करें और उनको स्ट्रेटजीज़ करके एक्शन में लाएं और जो हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्लान है और PSTPs हैं उसके साथ मिलाएं। सैलाब के अंदर हमने बड़े शहरों को बचा लिया, छोटे देहात गांव डूबोते हुए जा रहे हैं। पंजाब के तो 1000 से ज़्यादा गांव डूब गए और आने वाले 2-4 दिन में सिंध के भी 700 गांव पानी के खतरे के लपेट में। हमारी क्या हकमत अमली है? सर आप देखें जो सिंध में ये कच्चे के अंदर ज़ाहिर शुरू से एक बड़ी आबादी रहती है, वो यही कच्चे के गांव 700 हमेशा निशाने पे होते हैं। ये देखें 2-3 चीज़ें हैं। कच्चे में एक रिजिलेंस हिस्टोरिकल है, जो ओरिजिनल कच्चे के लोग हैं वो जानते हैं कि कितना पानी आएगा, कितने पानी पे हमें ख़ुद को निकलना है, कितने पानी पे मवेशी को निकालना है, कितने पानी पे हमें बच्चों को किसी और जगह पे रखना है। तो हमें बुनियादी चीज़ें पे जो दरिया सिंध पे जितनी पुलें बनी हुई हैं, जैसे आपके शहर लाड़काना और उसकी पुल बनी, उसको टो टू टो बनाना है, उसको हमें बड़ा करना है सारी पुलों का। दूसरा ये पुलों का निज़ाम बहुत सारे इदारे बनाते हैं, वहाँ पे भी करप्शन एरिकेशन से लेके सारे इदारे माजी में आप भी रहे। तो ये करप्शन का निज़ाम कब तक चलेगा? हमारे इंजीनियर सिर्फ जो बनते हैं नौजवान, वो बड़े होकर सब पैसा कमाने के लिए इंजीनियरिंग के शोबे में आते हैं। सर इंजीनियरिंग हो, DMG ग्रुप्स हो या दूसरा, ये रीओरेंट हमें करना होगा, वो है सेल्फ इस्टीम और इज़्ज़त के हवाले से। वो मैंने अर्ज़ किया था, आपने जो हुक्म किया था कि चंद चीज़ें कैसी हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि अगर रिवर फ्लड को देखते हैं तो पुलों को आप बड़ा करें, और दूसरा ये है जितनी भी डेवलपमेंट हो, जो रोड, रास्ता, रेलवे लाइन बना रहे हैं, उसमें देखें हम पानी को रास्ता दे रहे हैं। इरसा को पानी का निगहबान कहा जाता है,
दरिया के बंद टूट गए, क्या ये ईसा का काम ही नहीं कि दरिया के बंद टूट जाएं? वो कोई और का, ये थाने की तरह निज़ाम कब तक और कैसे चलेगा? नहीं, ये आपकी बात सही है। इस इरसा ऐसे ही है जैसे नेप्रा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी जितना पानी आएगा उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो फ्लड का पानी है, सरप्लस पानी है, पैरा 4 जो कहता है 37% सिंध को जाएगा, 37% पंजाब को जाएगा क्वांटमली, और बाकी 12 और 14% तो सूबों में जाएगा। लेकिन कहने का मकसद है जितने दरिया जहाँ जहाँ पे भी हैं उसको रास्ता देना है, दरिया को बहने देना है। और एक ज़बरदस्त बात हुई है, मैंने उस दिन भी कही थी कि 1970s में एक फ़िल्म बनी थी जिथे वगदी है रावी, जिसका मकसद ये है कि जहाँ रावी बहता है, उसका एक मशहूर गाना भी हुआ था उस दौर में, ए नंगरी ए दाता दी। यानी लाहौर और पंजाब का अदब, शायरी और क्लासिकल पूरा जो निज़ाम है रावी के साथ जुड़ा हुआ है। रावी को हमने तंग कर दिया, झेलम हो, चनाब हो, सिंधु हो, हमने उनको तंग कर दिया है। लोगों ने फर्स्ट टाइम रियलाइज़ किया है, सुतलज हो, रावी हो और या सिंधु हो, उनका उन्होंने इतनी तबाही होने के बाद फूलों के साथ वो वेलकम किया है कि जी आयानो किया है कि ये हमारे पास दरिया वापस आ भी, गया। अदब भी, कल्चर भी मुश्तरका है। तो ये कौन लोग एक दूसरे को चोर चोर बोलते हैं? सही, वो हैं जो खुद चोर है। खुद चोर है। ये जो पब्लिक है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो उनमें कोई इख्लाफात नहीं। पब्लिक से ज़्यादा जो हुक्मरान हैं, ख़ास करके वो सब हुक्मरान आपने हैं। बात की कि खुद चोर हैं, वो दूसरे को चोर कहते हैं। अभी सैलाब आया, बाहर की अरबों रुपए की इमदाद गरीब तक पहुंचती है या वो भी चोरी होके हजम हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल में जो अब मीडिया काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, लोग वोकल हैं, और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल लीडर्स लोकल होते हैं उनको वोट भी चाहिए होते हैं, वो अपने उनके साथ लिंक करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें एनडीए में और पीडीए में इनका रोल बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी के साथ लिंक करने का। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हैं, वो अभी तक वो पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ काम करते हैं। अगर वो अच्छी तरह से लिंक लोगों के साथ हो जाए तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। सैलाब के अंदर भी देखा गया है कि मुख्तलिफ गाँव, मुख्तलिफ देहात जो डूब रहे हैं वो भी सियासत का शिकार होते हैं। बड़े बड़े सियासतदान अपने गांव भी बचा लेते हैं। छोटे सियासतदान या जो आवाज़ नहीं बोल सकते, उनके ही गांव क्यों डूबे जा रहे हैं? वो बताता है कि जो सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी है ना, वो मिस करता है। लेकिन बाज़ औक़ात फिर भी मैं ये कहूँ कि लोकलाइज्ड जो सोशल सेक्टर है या पॉलिटिकल सेक्टर है, वो एक दूसरे के साझे होते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर। लाखों लोग बेघर सैलाब से, बारिशों से मुतासर, अब भी मीटिंग्स, ऐलान, अपनी अपनी तस्वीरें, ये क्या है? आई थिंक मेरे ख्याल में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, जितना उसके बारे में एक भयानक हम रुख पेश करते हैं, उसे कहीं ज़्यादा संजीदा है वो। और ये नहीं है कि लोग सिंध हो या पंजाब हो, जो उनके लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हर एक अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद है और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमें अपने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और सियासी जो चीज़ें हैं वो भुलानी पड़ेगी। उसका सबसे अहम देखें, हालत जंग और आफत एक जैसी होती है। हमने 9 मई, ये इस वक्त जो मई में हमने इंडिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग जीती, वो सब लोग इकट्ठे थे। वो हम हालत जंग में थे। हमने नहीं देखा कि ये सियासी है, गैर सियासी है, फ़ौजी है, गैर फ़ौजी है, करप्ट है, नॉन करप्ट है। तो ये सारी चीज़ों से हमने निकल के एक चीज़ को कर दिया। अच्छा, दूसरा, इसको तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, पॉलिसी को ओपन करके लोगों को। आप कह रहे हैं सब्र तहम्मुल के साथ। आने वाले 2 दिन में 8 और 9 सितंबर को बड़ी बारिशें, तबाही, और सिंध की तरफ भी जो पानी पंजाब से आ रहा है वो सखा बराज से क्रॉस करके आगे तक जा चुका होगा। और जो 700 गाँव हैं, बहुत बड़ी बर्बादी, और कराची में भी बड़ी बारिश आने वाले 2 से 3 दिन में होने वाली है, बड़ी तबाही होने वाली है। तो ये तबाही कहाँ तक पहुँचेगी? मेरे ख्याल में जो रिवर फ्लड है, जिसको हम अलुवियल
फेलियल फ्लड कहते हैं, रिवर का फ्लड है, वो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा पंजाब में भी वो जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाएंगी, पानी निकलना शुरू होगा। और सिंध में गुड्डू के मकाम पे जो ये 2 दिन में पानी जो पहुंचेगा, मेरे ख्याल में वो जिस हिसाब से तैयारी की जा रही है वो खैर व आफ़ियत से वहाँ से निकल जाएगा। जब खैर व आफ़ियत की बात और तैयारी की बात कर रहा हूँ तो ख़बरदारी, देखना और उसके साथ सिंधी में एक लफ्ज़ है उल्को करना, उसको समझ के उसको संभाल के पानी को आगे लेके जाना है। मेरे ख्याल में सुपर फ्लड तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा। और जो अर्बन फ्लडिंग के हवाले से है वो कराची में और सिंध की तकरीबन पूरे सिंध में 8, 9 और 7 से बारिशें हैं, उसको देखना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ और पे ये कब तक चलेगा? ये पूरा महीना चलेगा? नहीं सर, ये अब जो मैं इसका मौसमियात का माहिर तो नहीं हूँ, जो जिस तरह से जितनी नज़र है वो है कि सितंबर के महीने में ये पूरा एक्टिव रहेगा सिस्टम और बाज़े बाज़े आता रहेगा। हमें होशियार रहना है। और सितंबर का पूरा महीना दरियाए सिंध में भी 5 लाख के करीब पानी चलता रहेगा, डेल्टा में पानी चाहता रहेगा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम चीज़ है कि पंजाब के जो गांव फंसे हुए हैं वहाँ से पानी निकाला जाए और सिंध के कच्चे के साथ साथ जो तकरीबन 900 माइल्स दोनों साइड्स पे बंद हैं उसको अच्छी तरह से देखा जाएगा। दुनिया चांद पे पहुंच गई मगर पाकिस्तान में हर साल सैलाब, कुदरती आफात, बारिशें, तबाही, इसके बचने के लिए हमारे पास क्या है? या हम इसी तरह ऐलानात करते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे कि बस सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा? नहीं, अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मैं उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब वो कौम अपनी हालत खुद न मना बदले। हमारी कौम, वन सारा काम कौम ने करना है, हुक्मरान ने कुछ नहीं करना। दूसरा ये कौम में हुक्मरान शामिल है। दूसरा ये देखें जो चांद पे भी पहुँचे हैं, कतरीना वहाँ पे भी आया, न्यूयॉर्क वहाँ पे भी डूबा। आपको याद होगा जिस दिन यहाँ पे कराची डूबा था उस दिन बम्बे भी इस तरह से ही डूबा हुआ था। जो मैं अर्ज़ कर रहा था न्यू नॉर्मल की, वो न्यू रियलिटीज़ है। और जो रियल इस्टेट ने ना सिर्फ यहाँ पे अपने वो नहीं किए, सारी दुनिया में जो वाटरवेज़ हैं उनको इनक्रोच किया है। कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इस सारी सूरत हाल में क्या सीखता है, क्या सिखा रहा है? या सरकारी आर्डर, हुकूमत के आर्डर, उन्हीं की चमचागिरी पे सब कुछ सिखाया और बताया जाता है? नहीं, वो आपकी बात सही है। इसमें 2 चीज़ें हमें समझ में आती हैं। वो ये है कि अगर रेम स्टेशंस और हमारे मेयरमेंट का सिस्टम चारों सूबों में और जहाँ से पानी उतरता है वो इफ़ेक्टिव होता तो जिस पे काम हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान का एक 23 अरब का प्रोजेक्ट है जो वापरा कर रहा है और फ्लड मैनेजमेंट के सूबाई भी कर रहे हैं। अगर वो मिकदार, मयार हमें मालूम होगा, मयार की बात तो बात की है। दूसरा ये कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास खुद बन रहे हैं और सूबे भी बना रहे हैं, छोटे छोटे लोकलाइज्ड वेदर स्टेशन। इससे छोटी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन टाइमली, ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह अपने लोगों के साथ हम थोड़ी सी वफा करके बेहतर कर सकते हैं। मेहरबानी। हमारे साथ मौजूद थे एहसान लिगारी, मेंबर हैं इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा के। मेहरबानी लिगारी साहब। हमारे साथ मसूद लोहार मौजूद हैं, सरबराह हैं अर्बन फॉरेस्ट के और माहौलियात के एक्सपर्ट हैं। मसूद भाई मेहरबानी, खरी बात में आपने वक्त दिया। मसूद लोहार साहब, माहिरीन कहते हैं कि ये जो मौसमियाती तब्दीली आई है इसमें 20% बारिशें ज़्यादा हुई है। जो नुकसानात, सैलाब, पंजाब और सिंध, हज़ारों देहात गांव डूब गए, लाखों लोग बेघर हुए। क्या ये बारिशें जो ज़्यादा हुई हैं उसकी वजह से, या जो इंडिया से पानी ज़्यादा छोड़ा गया, या हमने माहौलियात के अंदर क्या खुद अपने आप भी बर्बादियाँ डाली हुई हैं? देखें, अब बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसमें क्लाइमेट चेंज का डेफिनेटली इम्पैक्ट है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो ये मशरकी दरिया थे, ज़ाहिर है उनके पानी का नहीं आना था, वो लोग अबंडन कर चुके थे, जैसे रावी की मिसाल है।
फिर ये कि जो मगरबी दरिया थे उसमें भी ज़ाहिर है पानी कम आता था, बिकॉज वाटर शेयरिंग, क्योंकि वहां वो चला जाता था। तो उस ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 60 years लोगों ने ये भूल गए थे कि कोई दरिया भी इधर बहते थे या उनका कोई रास्ता है। न सिर्फ ये, बल्कि रियल एस्टेट के चक्कर में जो लोगों ने बेहंगम किस्म की हाउसिंग कॉलोनीज हर जगह कर दी हैं, तो अब ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस इतना मल्टी फेसेटेड है कि इसको किसी एक एंगल से आप डील ही नहीं कर सकते। अब कोशिशें की जा रही हैं, ठीक है जी। क्या ये दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर भी ताकतवर चौधरियों ने और सिंध का अंदर ताकतवर वडेरों ने गरीबों के देहात गांव पानी में सैलाब के नज़र कर दिए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। इसके पीछे भी कोई सियासत है जागीरदारों वडेरों की, ये खेल है अपनी ज़मीनें बचाने की। हुकूमती इदारे, माहौलियाती माहिर, आप सब कुछ इस पे क्या कर रहे हैं? देखिए, किया गया है माजी में, काफी प्रोविंसेस के अंदर भी किया गया है। अभी भी आप देखें कि मशरकी दरियाओं के सैलाब की मामला लेके कालाबाग डैम की बात शुरू कर दी गई है। तो ये गैर जिम्मेदाराना किस्म की सतही और शेलो किस्म की बातें जो हैं वो वाकई वहां मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त सैलाब की सूरत हाल में पंजाब और सिंध के लाखों लोग बेघर, बहुत सारी इंसानी जानें ज़ाया हो गई। उस सूरत हाल में भी हम सूबों की लसानियत की, पंजाब की, सिंध की लाशों की भी अलग बात करते हैं। बुनियादी मसला क्या है हमारा कि हम सैलाब से, इन बारिशों से, इन आफतों से बच सकें? कब तक हम एक दूसरे पे उंगली उठा के सियासत करते रहेंगे? अपने माहौल का बिगाड़ कब ठीक करेंगे? ये तो हम, आपको पता है कि जब फ्लड आती है तो अपनी हाउसिंग कॉलोनी बचाने के लिए गांव डूबा देते हैं, अपनी फसल को बचाने के लिए किसी के गांव या किसी और गरीब की जो है जमीन। तो ये तो कॉमन है, ये पहले भी हुआ है, 2010 में भी हुआ, 2022 में बाकायदा हुआ, जिसमें आपने देखा कि ऑन रिकॉर्ड हुकूमत के वज़रा और एमपीएज और एमएनएज लड़ते नजर आए कि यहाँ से काटो वहां से काटो। तो ये टोटल फेल्यूर ऑफ सिस्टम है, और ये इसको अब जिस तरह की सिचुएशन आ गई है, अब इसको इस तरह मैनेज नहीं किया जा सकता। आपने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। दरियाए सिंध इस वक्त कहर बनता जा रहा है। कच्चे के ऊपर जिन लोगों ने कच्चे घर या कब्ज़े किए हुए थे, वो तबाह और बर्बाद होते जा रहे हैं। जब आप कब्ज़ा करेंगे, दरिया के ऊपर आबादियाँ करेंगे, नुकसान तो होना है। इसका ज़िम्मेवार हम लोग हैं या हुकूमत है या दरिया बादशाह है? देखिए, 2018 में वज़ीर आज़म की लेवल पे ये बयान दिया गया कि पाकिस्तान में 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी वहां पे खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 2025 में इतना पानी आया कि पहले कभी आया ही नहीं। तो अब ये जो बेवकूफाना किस्म का, जो एक शैलो किस्म की अफलातूनी बातों की बुनियाद पे, वो भी इस लेवल पे कि पाकिस्तान के वज़राए आज़म या पाकिस्तान के सदर की लेवल के लोग, जिससे परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद कहा कि दरिया सिंध का पानी समंदर में जाता है, वो जाया होता है। यार, दुनिया पूरी में डेल्टा है, नील नदी का डेल्टा देखें आप, डेल्टों को जिंदा रखा जाता है। दरिया सिंध की डेल्टा जो है तो अपना 94% जो है वो खत्म हो चुकी है, सिर्फ 6% आपकी रह गई है। तो ये तो अब जो तबाही और बर्बादी ये जो हो रही है, ये और बढ़ेगी। मेहरबानी मसूद भाई, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, मेरे वक्त की कमी की वजह से आपसे बहुत सारी बातें आने वाले वक्त में करेंगे। एहसान लगारी साहब, आपसे खरी बात में बहुत सारी बातें चल रही थी। आज इस सब पे खरी बात हमारे मेहमानों ने, एहसान लगारी, मसूद लोहार और डॉक्टर ज़ैनब ने जिस तरह समझाने की कोशिश की है, यकीनन हमें बहुत कुछ समझने सीखने को मिलेगा। मगर जब तक हम खुद आँख नहीं खोलेंगे और इन मुसीबतों के ऊपर जो मुसीबतें हम पे नाजुल हो रही हैं, इसके लिए हमें खुद भी माहौल दोस्त बनने की ज़रूरत है, इंसान दोस्त बनने की ज़रूरत है। जब तक हम गैर कानूनी तौर पे नालों पे, नदियों पे कब्ज़े करना बंद नहीं करेंगे,
और गैर कानूनी तौर पर बिल्डर माफिया से बिल्डिंगें बनाकर दरियाओं के ऊपर नई नई आबादियाँ बनाकर लोगों को पैसा कमाने का जो धंधा हमने शुरू किया हुआ है उसका खात्मा नहीं करेंगे तो तब तक हम डूबते रहेंगे। बहुत सारे सवाल सोचने समझने के लिए आपके लिए छोड़ते हैं। खरी बात में अपने मेज़बान अमित भट्टो को इजाज़त दें। आने वाले प्रोग्राम में अल्लाह हाफ़िज़।